हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज हमें केस स्टडीज करनी है स्टाफिंग की। और बेटा एक ही दिन है मेरे पास, क्योंकि मैंने पहले बहुत आराम आराम से 2 दिन में कराई थी। 23 केस स्टडीज हैं, सब आज करनी है, अभी करनी है। एवरेजली 2 मिनट है हर केस स्टडी को करने के लिए, कुछ में 2 से भी कम लगेंगे। ठीक है जी। बाबू पढ़ते हैं, आपने पढ़ना है। पढ़ने का तरीका आपको पता ही होना चाहिए। स्टडी की लेंथ 4 या 5 लाइन है, उसे तो सीधा पढ़ दो, यहीं से पढ़ना शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। जिस स्टडी की केस स्टडी की लेंथ बेटा कुछ बड़ी है, उसे हम क्या करेंगे बेटा, जैसे ये केस स्टडी उसको हम पहले रिक्वायरमेंट से पढ़ेंगे हमेशा, जैसे कि पहले बता। ठीक है जी। लो बेटा फटाफट से पढ़ना शुरू करो। आया केस स्टडी, किसी को कोई इशू है बता देना। देखो भाई, पढ़ाने वाला टीचर भी भगवान नहीं है, उसे नहीं पता आपके मन में क्या चल रहा है। मैं तो मान के चल रहा हूँ आपको समझ में आई है। ठीक है ना जी। बीरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाके आप कोई प्रोफेशनल लेकर आए हो आईटी के, सर कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है जी। लो बेटा, बाबू कहता है स्टेट बाय गिविंग एनी 5 पॉइंट्स हाउ दिस इन्वेस्टमेंट इज लाइकली टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा मेरे को 5 रीजन बताने कैसे इस इन्वेस्टमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ। अभी मुझे नहीं पता कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, आराम से केस पढ़ो फटाफट से। बाबू स्किल्स बढ़ाने में इन्वेस्टमेंट की थी, यानी कि इन्वेस्टमेंट कहाँ हुई है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। ठीक है ना जी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन कल पढ़ाए थे ना 5। ठीक है जी। लो बेटा पढ़ाते हैं बात को आगे। बाबू केस नहीं पढ़ना, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना। बाबू सुन लो आराम से। कहता है एक्सप्लेन द स्टेप्स दैट हैव बीन परफॉर्म्ड बाय द वंदना पब्लिक स्कूल इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। सर मुझे किसके स्टेप, बेटा मेरे को स्टेप्स किसके बताने हैं, थोड़ा सा आराम से ये समझने की जरूरत है। स्टाफिंग के नहीं बताने, सिलेक्शन के बताने। पढ़ लो आराम से। Explain the steps that have been performed by the Vandana Public School in the process of identifying and choosing the best candidate. Choosing का मतलब कुछ और नहीं बेटा, selecting का। तो सिलेक्शन के स्टेप ढूंढने हैं। गिव द नेम एंड ऑल्सो द मीनिंग ऑफ टेस्ट विच वॉज कंडक्टेड बाय द स्कूल। बेटा एक टेस्ट कंडक्ट किया स्कूल ने, वो भी आइडेंटिफाई करना। हमने 5 तरीके के टेस्ट पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, कुछ याद हो, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी ट्रेट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है जी। देखते हैं बेटा कितना आप अच्छे से समझ पाते हो, एक बार रीड करो फटाफट से। चलो बेटा मिले थे सभी वर्ड्स, देख लो, विश्वास कर लूं आपके ऊपर, पक्का मिल गए हैं। अच्छा टेस्ट का नाम बताना। ट्रेट टेस्ट कैसे। लो जी बाबू, स्टेप थे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेलेक्शन और इंटरव्यू। देखो इंटरव्यू फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन वर्ड आया था, एग्जिस्टिंग स्किल्स आया था तो पता लग गया। और प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के लिए भी कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन जो पूरा नहीं कर पाए उनको रिजेक्ट करेंगे। मैं मान लू ना, समझ आ गया आपको। ठीक है जी। भाई देखो बताना आपको पड़ेगा, ठीक है ना, वरना मेरे को तो ऐसा लगता है हर केस स्टडी आपको समझ में आई है। ठीक है, आप बता देना जिसको जहां पे भी प्रॉब्लम आए। लो जी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। Explain the various internal and the external sources of recruitment used by Newrange to recruit the employees. बेटा कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेस यूज करे गए, उनको आइडेंटिफाई करना है। लो जी पढ़ो। मैं एक बार फटाफट से क्विकली बता देता हूं कहां से क्या। भाई एम्प्लॉय रिक्रूट करें प्राइवेट कंसल्टेंट के थ्रू, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक बात। उसके बाद ये एम्प्लॉय अपॉइंटेड एट द एंट्री लेवल आर रिक्रूटेड थ्रू वॉक इन। खैर मैं तो इसी लाइन से आंसर बता सकता हूं,
इसके अलावा आप दूसरी लाइन का भी हिंट ले सकते हो, फॉर दैट a notice is placed on the notice board specifying the details of the job available। आराम से बात सुनने की जरूरत है। कहता है एंट्री लेवल पर जब भी एम्प्लॉय रिक्रूट करना होता है ना, एंट्री लेवल मतलब सबसे छोटा लेवल, वर्कर लेवल पे, तो हम कैसे रिक्रूट करते हैं? बस कुछ नहीं, थ्रू वॉक इन, आओ और काम करना शुरू करो, कुछ नहीं पूछना, ओरिजिनल आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, डिटेल दो, काम करो बस, ठीक है ना। इसके अलावा इसने अगली लाइन में सारा हिंट दे दिया, पूरा ही ऐसा कर दिया। कह रहा है इसकी डिटेल कहाँ होती है? नोटिस बोर्ड पे मिल जाएंगी, यानी कि बेटा क्या, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है जी, पक्का से समझ में आया? मैं बताता था फैक्ट्री गेट पे ही लगा होता है, प्रिंट आउट निकाल के लगा देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद बेटा ये लाइन, एम्प्लॉय के रिकमेंडेशन पर रिक्रूट कर रहे हैं, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है जी, उसके बाद बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हायर कर रहे हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट। उसके बाद बेटा ट्रांसफर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, पढ़ो जी। नेम द स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस रिगार्डिंग विच द कंपनी डिसाइडेड टू टेक एक्शन, स्टेट द बेनिफिट ऑफ द एक्शन टू मोगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। केस पढ़ने की होती है, समझदारों तो बहुत सारा इशारा है भाई। पहली बात तो ये देखो, ये प्लूरल सेंस है क्या? स्टेप, एक ही स्टेप बताना है, सिंगुलर सेंस है, वरना स्टेप्स लिखा होता। अभी मैं आपको दिखा दूंगा अगली केस स्टडी में, स्टेप स्टेप बताना है एक, और उसका एडवांटेज भी बताना है टू द ऑर्गेनाइजेशन। भाई सिर्फ एक ही ऐसा स्टेप है जिसका एडवांटेज है टू द ऑर्गेनाइजेशन, पूरा स्टाफिंग अगर पढ़ाओ तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एडवांटेज है टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई रिक्वायरमेंट पढ़ने का फायदा यही है कि कभी कभी केस पढ़ने से बच जाओगे। ठीक है जी, अच्छा ये बोर्ड के पेपर में आई होती तो ना बचते, तो क्या पता किस चैप्टर का है, अभी तो पढ़ा है। अच्छा लिखा हुआ था, ठीक है, हाँ फिर तो बच ही जाओगे, ठीक है ना। यू गॉट द बेनिफिट। लो जी, अरे यार ये अंडरलाइन बहुत ज्यादा कर देता हूं मैं, पढ़ो खैर आराम से। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म्ड बाय द जिप्रा टू मेंटेन अ सैटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू स्टेप्स। देखो अब ये वही वाली बात आती है जो मैंने अभी बोल ही रहा था। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। ठीक है जी, also state any two steps of the function of management discussed that the firm had to perform before performing the above steps। ठीक है जी, सर यहाँ पे मैनेजमेंट के फंक्शन का नाम यानी कि पोस्ट डीसी में सीखना बेटा, उसी के दो स्टेप डिस्कस किए गए हैं, जो भी फंक्शन है वो आइडेंटिफाई करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। बेटा जो भी दो स्टेप बताओगे, कहता है उससे पहले जो दो स्टेप परफॉर्म होते हैं वो बताने। ठीक है जी, केस स्टडी रीड करो, आंसर आपसे चाहिए। अगर स्टेप तो वैसे बहुत क्लियरली विजिबल है, अगर आप सोच पा रहे हो। एक तो बेटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात है, सबसे लास्ट लाइन बहुत बड़ा हिंट है। एक ये लाइन परफॉर्मेंस अप्रेजर, परफॉर्मेंस अप्रेजर, सर याद आया कुछ? परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या करते हैं? जब एम्प्लॉय कुछ टाइम तक जॉब में रह जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। भाई क्लियर कट वर्ड लिखे हुए हैं जो मैं वर्ड बोलता हूँ पेज के अंदर, ऐसे ही करते हैं ना, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये रहा ट्रेनिंग डेवलपमेंट लास्ट लाइन। सर इससे पहले परफॉर्म होने वाले दो स्टेप देखो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टेप नंबर 5, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज 6। अब शुरू के 4 बज जाते हैं, कोई दो लिख देना जो आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है जी, केस पढ़ने की होती है, रिक्वायरमेंट से सब कुछ हो जाएगा। आराम पता लग जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलो। Name and explain the step of staffing process which has not been performed properly. State the next two stages
इमीडिएटली फॉलोइंग द स्टेप आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। ठीक है जी, एक स्टेप जो स्टाफिंग का सही से परफॉर्म नहीं हुआ, पढ़ना जरा। बेटा समझ में आ गया? कई एम्प्लॉइज ओवरबर्डन है, अगर आपने केस पढ़ा हो, यही है ना कहानी, ठीक है ना, उनको हॉलीडेज पे भी काम करना पड़ रहा है, तो बेटा आपने एस्टिमेट नहीं करी ना मैन पावर रिक्वायरमेंट। 50 लोग चाहिए थे, 50 रिक्रूट करते, ये काम कभी भी ना होता कि हॉलीडे पे काम करना पड़ता। आपने पहला ही स्टेप ढंग से परफॉर्म नहीं करा, एस्टिमेट नहीं करा कि कितने लोग चाहिए थे आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है जी, तो बेटा अगले 2 स्टेप तो लिखे ही जाएंगे, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। चलो जी बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो बेटा अब फंक्शंस हैं पोस्ट डीसी में, मतलब स्टाफिंग के अलावा एक और होगा, ठीक है ना, ये बेटा बता ज्यादातर वही बच्चे पाएंगे जो पहले पढ़ चुके हैं सारा। ठीक है जी, वरना बाकी बच्चे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ स्टाफिंग के बारे में ही सोचो। तो बेटा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताने हैं, नेम द कंसेप्ट एंड इट्स सोर्स यूज्ड बाय द फर्म टू अट्रैक्ट मोर वर्कर फॉर द फर्म। सर इसके लिए अगर आपको कोई केस मतलब पढ़ना पड़ रहा है ना, तो आप क्या बोलूं मैं आपको, कहता है कंसेप्ट का नाम बताओ, उसकी सोर्स बताओ जिसके थ्रू फर्म ज्यादा वर्कर को अट्रैक्ट कर रही है। सर कंसेप्ट का नाम बिल्कुल क्लियर है, रिक्रूटमेंट। ठीक है जी, हाँ उसकी सोर्स के लिए मुझे केस स्टडी पढ़नी है, पर कंसेप्ट के नाम के लिए नहीं, कि वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है वो देखूंगा। ठीक है जी, स्टेट एंड वैल्यूज वाले क्वेश्चन नहीं आते बेटा, ये वैल्यू वाली बातें जितनी भी हर क्वेश्चन में छोड़ देना। अब मेरे को फटाफट से सोर्स आप बताओगे, अगर स्पेसिफिक हो सके तो ज्यादा अच्छा, इंटरनल एक्सटर्नल नहीं, स्पेसिफिक होके बताओ मुझे। मैं तो देख भी गया, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है जी, मतलब कौन सी सोर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। चलो state the next 3 steps that they will have to undertake for obtaining a satisfied workforce for their handicraft unit। ठीक है जी, अगले 3 स्टेप्स लिखने हैं बेटा। बाबू पहले पढ़ना जरा कौन सा स्टेप का डिस्कशन हुआ है, पहले तो यही पता कर लो। क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, तो अगले 3 स्टेप लिखे जाएंगे। ये डायरेक्टिंग का केस है, अभी छोड़ रहा हूं। लो जी पढ़ना, ये केस स्टडी आप पढ़ोगे, सब कुछ आपको सोचना है क्या करें, खुद पढ़ो ये। तो ये केस बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो 3 लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं, बताया गया जैसा कि केस में, मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ता हूं। द सीईओ ऑफ द कंपनी कॉल्ड ज्योति द एचआरएम एंड रिक्वेस्टेड हर टू फिल अप द वैकेंसीज बिफोर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। सीईओ ने एचआरएम को बुलाया कि आप ये वैकेंसी फिल कर दो जॉब छोड़ के जाने से पहले। Informing that her subordinate Miss Alka Pandit was very competent and trustworthy, Jyoti suggested that if she could be moved up in the hierarchy, she would do the needful। बेटा उसने क्या इन्फॉर्म करा कि उसकी जो सबॉर्डिनेट है मिस अलका पंडित बड़ी कॉम्पिटेंट है, बड़ी ट्रस्टवर्दी है, अगर अगर आप उसको हायरार्की में ऊपर ले तो वो ही कर देगी वैकेंसी फिल। समझ आ रहे हो यार, इतनी तो अंग्रेजी आती होगी, प्रमोशन। ठीक है, कहता है बेटा द सीईओ एग्रीज फॉर द सेम। मिस अलका पंडित कॉन्टैक्टेड कीथ रिक्रूटर हु एडवर्टाइज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग हेड फॉर सैनर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। दे वर एबल टू रिक्रूट अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर द कंपनी। काम की बात, मिस अलका पंडित ने किसी कीथ रिक्रूटर को कांटेक्ट किया, उन्होंने वैकेंसी को एडवर्टाइज किया, उन्होंने वैकेंसी फिल करी। बहुत सारे बच्चे पेपर में लिख कर आते हैं ऐड, समझे क्या तुम? बेटा ऐड कब होता, जब मेरी कंपनी ऐड करती, मेरी कंपनी ने ऐड किया, हम किसी कीथ रिक्रूटर पे गए, हमने कहा कि हमें ये पर्सन चाहिए, उन्होंने ऐड किया,
वो जो मर्जी करे, उन्होंने वैकेंसी फिल करके दी। अब मैं बताता हूँ बच्चे आंसर क्या लिख के आते हैं। ज्यादातर बेटा बच्चे आंसर लिखते हैं, मैं पूछता हूँ इसका आंसर, बेटा जिसके हाथ में बुक है वो तो नीचे देखता है सीधा, तो बोलता है हाँ जी प्राइवेट, वो सॉरी प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। सर मैं कहता हूँ प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दोनों में से कोई भी हो सकता है। नाम से मुझे कैसे पता लगेगा कि ये गवर्नमेंट ओन्ड है या प्राइवेट ओन्ड है? चीफ रिक्रूटर से मुझे क्या पता लगेगा प्राइवेट ओन्ड ही है? गवर्नमेंट ओन्ड क्यों नहीं हो सकती? गवर्नमेंट ओन्ड का नाम चीफ रिक्रूटर क्यों नहीं हो सकता? तो दोनों प्रोबेबल आंसर है भाई। गवर्नमेंट ओन्ड होती तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लिखता, प्राइवेट ओन्ड होती तो प्लेसमेंट एजेंसी लिखता। है तो ये प्लेसमेंट एजेंसी, काम तो वही कर रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। Raman's vacancy was filled by screening the database of unsolicited applicant lying in the office. Casual callers. ठीक है ना? वो एप्लीकेशन जिनका आज तक हमने इस्तेमाल नहीं किया उठाई और ढूंढनी शुरू कर दी और रमन की वैकेंसी ऐसे फिल कर। ठीक है जी, कैजुअल कॉलर्स। लो जी, पढ़ते हैं बेटा केस, आपने पढ़ना है। बाबू अमन की अपॉइंटमेंट कैसे हुई है? अगर आप ढंग से पढ़ पा रहे हो, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। बीनू की अपॉइंटमेंट, वैभव की अपॉइंटमेंट कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये देखो बाबू केस पढ़ना 16th और 17th केस ढंग से पढ़ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन बड़ा जरूरी है। तो आंसर इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एडवांटेज लिख लोगे। वैसे आपको भी एक बात बताऊंगा मैं, नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ लो उसके बाद। तो अब एक बात बहुत आराम से समझने की कोशिश करना है। देखो अभी तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के एडवांटेज पूछ रहा है, तो आराम से आंसर ट्रेनिंग भी लिखोगे तो मुझे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं आपको बता देता हूँ कई बार ट्रेनिंग मेथड पूछता है और आपसे वो चाहता है कि आप स्पेसिफिक ट्रेनिंग मेथड लिखो। तो बेटा एक वर्ड आता है, पिछली केस स्टडी में भी आया, हाईटेक मशीन्स। आया ना? या कई बार आता है बेटा मशीनरी विद न्यू टेक्नोलॉजी, या नई टेक्नोलॉजी की मशीन खरीदी। मैं आपको 2-3 वर्ड दिखाने की कोशिश करता हूँ और आप हमेशा ध्यान रख लेना, कभी भी पेपर में टपक जाए और ट्रेनिंग मेथड चाहता हो तो वेस्टिब्यूल इज द आंसर। जब वो खुद बोल रहे हैं ना कि मशीनरी बहुत हाईटेक है, हाईटेक का मतलब चलानी नहीं आती और गड़बड़ कर दी, अगर आपने चलाने में कोई बटन भी इधर उधर कर दिया तो नुकसान हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को, मशीनरी लॉक हो जाती है फॉरन की। तो ठीक है ना? तो एक तो ये बहुत बड़े हिंट होते हैं दोनों। एक ये देखो, ये आराम से रिक्वायरमेंट पढ़ो इसकी, ये केस पढ़ो, देखो कितना बढ़िया लिखता है। नई कंप्यूटराइज्ड मशीन है, ये देखो कैसा हिंट है, ऐसा ही हिंट है। वर्कर आर सीकिंग एक्स्ट्रा गाइडेंस फ्रॉम द सुपरवाइजर। वर्कर को बार बार जरूरत पड़ती है, नई कंप्यूटराइज्ड मशीन है, वर्कर बार बार सुपरवाइजर को बुलाते हैं। एंड द सुपरवाइजर इज ओवरबर्डन विद द फ्रीक्वेंट कॉल ऑफ द वर्कर। और सुपरवाइजर क्या है? ओवरबर्डन है, पहले उस पर काम होता है, फिर वर्कर बुलाते हैं, सर ये नहीं समझ में आ रहा, ये कैसे मशीन ऑपरेट होगी, ये फंक्शन कहाँ है, अच्छा वो चला के दिखाता है, फिर दूसरा आवाज मार लेता है, उसको चला के दिखाता है। ओवरबर्डन फील कर रहा है ना? इसका मतलब उसके पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने का टाइम तो नहीं है ना, कि आप करते रहो साथ साथ सीखते रहो, ये टाइम नहीं है ना उसके पास। तो सर क्लियर हिंट ही तो है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ही जाना पड़ेगा आपको, मतलब वेस्टिब्यूल की तरफ ही जाना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं। तो ये 3 हिंट ध्यान रखना, 1, 2 और ऐसा कुछ हिंट, ये वेस्टिब्यूल की तरफ इशारा करता है। लो जी बाबू सी पार्ट अभी नहीं होगा, डायरेक्टिंग का है, आप सिर्फ ए और बी करने की सोचो। आंसर इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, और डिसएडवांटेज आपको पता ही है। सर अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर गया ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की लड़ाई अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर से हो गई, तो जितने एम्प्लॉय लेके आए ना सभी उतनी जल्दी से लेके भी चला जाएगा। ठीक है जी। और सर सच बात यह है कि कई बातें नोट्स में नहीं होती, बातें ये होती है जो यहाँ सुनने का फायदा होता है। ऐसी बातें मैं बोलता हूँ बैच में पढ़ाते टाइम।
अपने विलेज में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में होता है कॉन्ट्रैक्टर, पूरे के पूरे गांव के साथ अच्छे संबंध है उसके। लो जी, पढ़ते हैं। अब एक मिनट, अब मेरे हिसाब से केस पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, अगले 2-3 केस में, और सामने देखो। Identify and state the next 3 steps Prashant has to follow in the staffing process after advertising for the above vacancy. बेटा अगले 3 स्टेप बताने स्टाफिंग प्रोसेस के, कहते हैं किसके बाद के, जब वो ऐड कर चुका है। बेटा ऐड रिक्रूटमेंट का पार्ट है, मतलब रिक्रूटमेंट हो चुका है। अगले 3 स्टेप सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सारे आपके दोस्त यार यही पढ़ रहे होंगे, पढ़ने दो उनको, ज्यादा वेल हैं बेचारे, क्या करें, पढ़ना। Identify and state the next 3 steps for choosing the best candidate out of the shortlisted candidate. बेटा सिलेक्शन के स्टेप्स बताने हैं, पर किसके बाद ये नहीं पता, इसके लिए आप ये पढ़ लो, मतलब लास्ट लाइन, आफ्टर कंडक्टिंग डिफरेंट सिलेक्शन टेस्ट हो चुके हैं। अब अगले 3 स्टेप तो लिख के जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिखे जाएंगे ना, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड का वो तो तुम याद रखो, लिखे तो जाएंगे। चलो ये पढ़ना। स्टाफिंग प्रोसेस के अगले 3 स्टेप आफ्टर सिलेक्शन हो चुका है, अगले 3 लिखे जाएंगे। सेम है, अगले 3 स्टेप स्टाफिंग प्रोसेस के आफ्टर सिलेक्टिंग, सिलेक्शन हो चुका है, लिखे जाएंगे। केस पढ़ा ही नहीं, 4 लगातार केस ही नहीं पढ़े। अभी 3 केस स्टडी मेरी और रहती है, बस ज्यादा नहीं है, बस टारगेट पूरा हमारा पढ़ना फटाफट से। बेटा स्टेप्स बताने हैं वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। सबसे पहले तो मेरा दिमाग यहाँ गया, कितनी वैकेंसीज है 5390, बिना एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के तो नहीं आई होगी ना, ये एस्टिमेटिंग तो करा आपने कितने लोग चाहिए आपको। दूसरी बात, उसने बोला ये टेस्ट कंडक्ट करोगे। भाई मुझे बताओ स्टाफिंग के कौन से प्रोसेस में टेस्ट आते हैं, सिलेक्शन में तो आते हैं। सिलेक्शन टेस्ट और इंटरव्यू के बिना थोड़ी हो सकता है। सर मिल गए मेरे को 2 स्टेप। फिर उसने ये क्वेश्चन पूछा कि जरूरी क्यों है टेस्ट कंडक्ट करना। सर बुक में कहीं नहीं है, ये जनरल बात है, आप बताओ टेस्ट कंडक्ट करना जरूरी क्यों है। सर अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को टेस्ट करना है तो बेटा टेस्ट तो कंडक्ट करने पड़ेंगे। आप कैसे किसी को कैपेबल मान लोगे जॉब के लिए बिना टेस्ट कंडक्ट करे। जनरल बात लिखनी है, मैं नहीं इसको पढ़ रहा कि ये क्या लिखते हैं। ट्रेड टेस्ट कैसे डिफरेंट है एप्टीट्यूड टेस्ट से, एग्जिस्टिंग स्किल्स, न्यू स्किल्स, ठीक है। ये पढ़ना। ऑल्दो केस स्टडीज टेक्निकली रॉन्ग, इसमें एक आंसर ऐसा है, अगर आपको याद हो टेक्निकली गलत है, पर क्या करूं, पढ़ना है। ये पढ़ो रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव सोर्सेज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बीइंग अडॉप्टेड बाय केएफसी। डिसएडवांटेज तो चलो लिखी जाएगी, बस आप ये पढ़ो, बाकी की मुझे जरूरत नहीं है, बस ए पार्ट का आंसर कर दो। तो टेक्निकली कुछ गलती है पता तो लग गया होगा, समझदारों को तो लग गया होगा, बाकी होगा पता नहीं मुझे। अच्छा काम करते हैं, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। कहता था रेस्टोरेंट मैनेजर्स एंड द शिफ्ट सुपरवाइजर आर नेवर हायर्ड एक्सटर्नली एट द आउटलेट, ओनली टीम मेंबर्स एंड द असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर्स आर हायर्ड एक्सटर्नली टू इंड्यूस फ्रेश ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है फॉर इंटरनल रिक्रूटमेंट एम्प्लॉई आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द वैकेंसीज सो दैट दे कैन गिव रेफरेंसेस टू द मैनेजमेंट टीम अबाउट द पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द पोजीशन। क्या गधों वाली बात है। कह रहा फॉर इंटरनल सोर्सेस हम एम्प्लॉय को इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि वो रेफरेंस दे पाए, मतलब रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, वो भी इंटरनल सोर्सेस हैं। पर मैं क्या करूं, इसने दे दिया आंसर तो पेपर में लिख के आना ही पड़ेगा, बोर्ड के पेपर में, ठीक है ना जी। और बाद में बेटा अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो एक्सटर्नल में कैजुअल कॉलर वाली बात कि वेबसाइट पर सीवी डाल दो, जब जरूरत पड़ेगी तो वो देख लेते हैं। ये देख लो इंटरनल सोर्सेस रिकमेंडेशन है, ऑल दो गलत है पर क्या करेंगे, ठीक है जी।
बाबू इसके बारे में बताने से पहले एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ। कल कल बताना भी चाह रहा था, ये बात मैंने बताई नहीं। 1 मिनट की मुद्दा है ये, केस स्टडी तभी समझ में आएगी आपको। बाबू जब मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बता रहा था, मैंने उसमें कहा था कि मैंने बहुत कुछ पहले बताया हुआ है, इस बार नहीं बता रहा हूँ सब कुछ। कुछ कुछ बता दिया था मैंने, कुछ रूल्स रेगुलेशन बता दिए थे। बेटा किस पोस्ट पे काम करते हो ये लिखा होता है ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। इंक्रीमेंट कैसा होता है ये भी लिखा होता है ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। इंक्रीमेंट की एक बात कर लेता हूं। लो जी सामने देखना, इंक्रीमेंट की बात कर लेता हूं बेटा आपके साथ, फटाफट से सामने देख लो। बाबू ऐसे लिखा होता है आपका पे स्केल ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, और आपको पता लग जाता है कि आपका इंक्रीमेंट कैसे लगेगा। तो पहले साल आपकी नौकरी शुरू होगी 60,000 रुपए महीना से और पूरे साल चलेगी। अगले साल इंक्रीमेंट लगेगा 3,000 रुपए का, ठीक है जी। और ये 3,000 रुपए का इंक्रीमेंट हर साल लगेगा जब तक आप 90 में नहीं पहुंचोगे। यानी कि अगले साल सैलरी कितनी होगी, 63 होगी। उससे नेक्स्ट ईयर फिर 3 का इंक्रीमेंट लगेगा, 66, देन 69, 72, 75, बढ़ते बढ़ते किसी दिन 10 साल के बाद आप 90,000 पे पहुंच जाओगे, ठीक है जी। फिर इंक्रीमेंट कैसे लगेगा सर, 4500 का, 10 साल इस पे भी रहोगे, 4500 करके इंक्रीमेंट लगेगा। जब एक 35 पे पहुंच जाओगे फिर इंक्रीमेंट कितने लगेगा हर साल, 6,000 का लगेगा पर मंथ, ऐसे चलेगा। तो बेटा ये आपका इंक्रीमेंट भी इंडिकेट कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पहले लिखा होता है, एडवांस पता होता है कैसे इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। ये पढ़ना, अब कुछ क्लैरिटी हो तो आपको। तो वो स्टाफिंग का एक प्रोसेस का एक स्टेप है इस पूरे के पूरे चार्ट में, पूरे वो स्टेप बताते हैं। तो वो कहता है किसी भी रेस्टोरेंट में आपकी स्टार्टिंग ऐसे होती है कि आप ज्वाइन करते हो एज अ क्रू मेंबर। पहले क्रू होते हो, उसके बाद प्रमोट हुए तो ये बनोगे, उसके बाद प्रमोट हुए तो ये बनोगे, देन प्रमोशन, ये सब आपका प्रमोशन इंडिकेट कर रहा है। और आखिरी में कहीं जाकर बनोगे ऑपरेशन डायरेक्टर। पता नहीं कितने साल बीत जाएंगे आप पहुंचने में, क्रू से ऑपरेशन डायरेक्टर तक का सफर कितना है, 10 प्रमोशन है बीच में। समझ में आ रहा है बेटा, ये प्रमोशन को इंडिकेट कर रहा है, क्लियर है। बैंक में भी लगभग कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। किसी दिन क्लर्क होते हो और आखिरी पोस्ट जीएम है, ठीक है ना। 35 साल लग जाते हैं पहुंचने में। 25 की एज में ज्वाइन करोगे तो शायद पूरी प्रोबेबिलिटी है कि जीएम रिटायर हो गए, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।